गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का हुआ आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अगले 25 साल भारत का अमृत काल। भारत का परिश्रम दुनिया को बना रहा है अधिक सुरक्षित और समृद्ध। प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में शीर्ष उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से इतर गांधीनगर में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला के साथ की द्विपक्षीय बैठक। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय समेत कई वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। महाराष्ट्र की सियासत के लिए अहम दिन। अब से थोड़ी देर में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर आएगा फैसला। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित सिद्धांत के आधार पर होगा फैसला। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या 12 करोड़ के पार। और अमेरिका में शीतकालीन तूफान से जनजीवन प्रभावित। 12 प्रांतों में 4.18 लाख से अधिक घरों की बिजली गुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व आज भारत को स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ मान रहा है। आज गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा, हरित और स्वच्छ ऊर्जा तथा देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण की अनुकूल व्यवस्था विकसित करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। प्रेसिडेंट न्यूसी आईआईएम अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। प्रेसिडेंट न्यूसी की भारत यात्रा से हमारे संबंधों को तो बल मिला ही है, भारत अफ्रीका के बीच घनिष्ठता और बढ़ी है। चेक लंबे समय से वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ा हुआ है। भारत और चेक के बीच टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ता का गांधीनगर आना और विशेष है। आपने महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत को अपने देश के स्वातंत्र संग्राम से जोड़ा है। आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तिमोर लेस्ते के साथ हमारा सहयोग बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में महात्मा मंदिर में इस साल के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है गेटवे टू द फ्यूचर, यानी भविष्य का द्वार। शिखर सम्मेलन का ये 10वां संस्करण सफलता के शिखर सम्मेलन के रूप में वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों का उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक भविष्य के लिए एक रोड मैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इस विजन को आगे बढ़ा रहा है। भारत के कोने कोने में आपके लिए नई संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट इसके लिए भी एक गेटवे की तरह है, गेटवे टू द फ्यूचर। और आप भारत में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, बल्कि यंग क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स की एक नई जनरेशन को भी शेप कर रहे हैं। भारत के एस्पिरेशन से भरी यंग जनरेशन के साथ
आपकी पार्टनरशिप को वो रिजल्ट लाकर दिखा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देश में हुए रचनात्मक सुधारों के ही कारण आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 10 वर्ष पहले भारत 11वें स्थान पर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सभी प्रमुख एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग इसे लेकर अपना विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी गारंटी है कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। The world looks at India as an important pillar of stability, a friend who can be trusted, a partner who believes in people-centric development, a voice that believes in global good, a voice of the global south, an engine of growth in the global economy, a technology hub for finding solutions, a powerhouse of talented youth, and a democracy that delivers. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट विश्व स्तरीय प्रासंगिक विषयों पर सेमिनार्स और सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों का साक्षी बन रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने कहा है कि जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक इसे विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। इस अमृत काल में ये पहला वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है, इसीलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव और विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से इतर गांधीनगर में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्रो फियाला के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान इमर्सन इलेक्ट्रिक के सीईओ लाल करसन भाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि अमृतकाल में यह पहला वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन है। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात भारत के आर्थिक पुनरुत्थान का पर्याय बन गया है। This is the first Vibrant Gujarat Summit in the Amrit Kaal period. And as you are well aware, and the presence of many heads of the states and governments earlier today, presence of many ministers, of large number of partner countries at this 10th Vibrant Gujarat Summit is clearly indicated that under the leadership of Honorable Prime Minister, Vibrant Gujarat has become synonymous with India's economic resurgence and its emergence as a global economic player. वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरएसएस भाजपा के कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। यानी कि
22 जनवरी को श्री अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। श्री अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, सीधे तौर पर अब यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है और जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। जी देखिए, बहुत दिनों से ऊहापोह चल रही थी कांग्रेस के अंदर कि जाए हम 22 जनवरी के आयोजन में शामिल हो या नहीं शामिल हो। लंबी दौर की बैठकें हुई और उन बैठकों के बाद कांग्रेस को स्टैंड ये लेना पड़ा कि हम राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें हम लोग शामिल नहीं होंगे। आप अगर प्रेस रिलीज को देखेंगे, जयराम रमेश जो मीडिया के प्रमुख है, तो उनका स्टेटमेंट है, फिर पवन खेरा का भी स्टेटमेंट है जो उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन है। तो उनका ये कहना है कि ये जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो एक तरह से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यक्रम है और इसको आमंत्रण को ससम्मान हम अस्वीकार करते हैं और हम वहां पर नहीं होंगे। लेकिन एक चीज आप अगर उस प्रेस स्टेटमेंट में देखेंगे तो उस प्रेस स्टेटमेंट में जो ये तो निर्णय प्रधानमंत्री का नहीं था या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं था या आरएसएस का नहीं था कि अयोध्या में राम मंदिर बने। अयोध्या में राम मंदिर बनने का जो रास्ता है वो क्लियर हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था और उस निर्णय की तामील सरकार कर रही है, तो इसमें पार्टी का और संगठन का कहीं लेना देना नहीं था। लेकिन जिस तरीके से एक लाइन उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में डाला है, काफी संक्षिप्त प्रेस रिलीज जारी किया है, लंबा प्रेस रिलीज जारी नहीं किया है विवादों से बचने के लिए। तो एक लाइन उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए और करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम इस आमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। तो बहुत अजीब भाषा भी है। आप देख सकते हैं कि कितना ऊहापोह रहा होगा कि इस आयोजन में हम शामिल हो कि ना हो। अब देखना होगा कि जो दूसरे दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे शिवसेना के लोग, शिवसेना का जो इतिहास रहा है राम मंदिर के निर्माण में, जो बाला साहब ठाकरे का जो दौर था, उस दौर में बहुत बड़ी भूमिका रही थी राम मंदिर के निर्माण में या राम मंदिर के निर्माण की दिशा में जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया था। अब देखना होगा कि कांग्रेस की इस अस्वीकारता के बाद जो बाकी के जो दल हैं, इंडी गठबंधन के जो दल हैं, उनके दल के नेताओं का क्या रुख रहेगा। लेकिन कुमार आलोक, हम एक तरफ देख रहे हैं कि पूरे भारत में उत्सव बन रहा है, एक तरीके से दीपावली जैसा आयोजन हो रहा है और ये 5 से 6 दिन का ये पूरा प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होगा जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोने कोने तक एक तरीके से लोगों में उत्साह है। एक आस्था का जो केंद्र है, बिंदु है भारत की आस्था का, उसका इतना बड़ा समारोह हो रहा है। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और भारत की जनता की भावना का सम्मान करते हैं, इसका कैसे सामंजस्य सामने समझ में आए। एक तरफ वो व्यक्तिगत मामला कहते हैं, फिर कहते हैं कि ये भाजपा का कार्यक्रम है। जी वही मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरी ऊहापोह की स्थिति थी कि जिस तरीके से निमंत्रण की बात कही गई कि सरकार सबको निमंत्रित करेगी, चाहे वो पक्ष के नेता हों, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे वो फिल्म अभिनेता हों, चाहे साहित्य से जुड़े हुए लोग हों, चाहे संस्कृति से जुड़े हुए लोग हों, तो सारे लोगों को निमंत्रित किया जा रहा था। और उसमें एक चीज और आप देखेंगे कि क्या कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस के जो समर्थक हैं या कांग्रेस के जो वोटर्स हैं या कांग्रेस के जो उनको चाहने वाले लोग हैं, क्या उनको राम मंदिर या रामलला से तो थोड़ी कोई दुश्मनी होगी। तो ये निर्णय पार्टी ने लिया है और सर्वसम्मति से अगर वो लेते, जनता के बीच जाके बोलते, तो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस के अंदर बिल्कुल असमंजस की स्थिति थी और इस असमंजस की स्थिति का उन्होंने रिजल्ट इस तरीके से दिया है। तो अब देखना होगा कि राजनीतिक हलकों में या जो आम आदमी है जो शायद भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता हो लेकिन फिर वो मंदिर के निर्माण का समर्थक है, तो उसके अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी या पार्टी को आने वाले दिनों में और कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, ये देखने वाली विषय होगी। क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की उसकी स्थिति है, राजनीतिक स्थिति आजादी के बाद सबसे कमजोर स्थिति में है और इस निर्णय का
उनके वोटर पे, उनकी जो उनके समर्थक है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस पार्टी ने राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के नेता अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। एक तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे आयोजन का बहिष्कार कर दिया है। फिलहाल रुक रहे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आपको बता दें कि कुछ ही देर में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे विवाद में फैसला आना है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। फैसले से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया है कि राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रही सरकार स्थिर रहेगी। इस बीच उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका पर फैसले से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के बीच हुई बैठक पर आपत्ति जताई है। इसके बाद ठाकरे और नार्वेकर के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। करीब 1.5 साल पहले शिवसेना में हुई बड़ी बगावत के बाद ही शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित उनके साथ गए 39 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल को एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर क्रॉस याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। शीर्ष अदालत ने पहले स्पीकर से अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करने को कहा था, लेकिन बाद में 10 जनवरी तक के समय को बढ़ा दिया गया था। और शिवसेना विधायक की अयोग्यता पर आज होने वाले फैसले पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि अपात्रता की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो सिद्धांत स्थापित किए हैं उसी के आधार पर फैसला होगा। अपात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधायकों की अयोग्यता के मामले पर कहा कि हमारे पास बहुमत है, इसी के चलते चुनाव आयोग ने हमें असली शिवसेना के रूप में माना है। मैं अधिकृत बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजॉरिटी है। विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%।
हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए और मेरिट पे हम लोग शिवसेना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी शिशिर जुड़ चुके हैं। शिशिर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, फिर भी स्पीकर क्या फैसला देते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में किस तरीके के समीकरण है महाराष्ट्र में इस वक्त? देखिए, इस वक्त अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो काफी कयास लगाए जा रहे हैं, मतलब आखिरी फैसला किस प्रकार से आएगा। इस वक्त शिवसेना के दोनों खेमे जो है वो आमने सामने है और दोनों हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए जुबानी जंग जोरों पर है, लेकिन कुछ ही मिनटों में जो है विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि पूरी प्रक्रिया के अंतिम निर्णय आज का जो नार्वेकर लेने वाले वो लिया गया है। तकरीबन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बारे में जो फैसला जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को लेना है और इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष ने एक पूरी प्रक्रिया इसके तहत जो है उसका पालन किया हुआ है। दोनों भी खेमे के जो विधायक है उनकी बात यहाँ पर कही गई थी। उसके साथ मैंने देखा कि जो सबूत उनके दोनों पक्षों ने सामने रखे थे, सदन में रखे थे विधान सभा अध्यक्ष के सामने, उस पर भी जो है गौर फरमाया गया है और साथ ही साथ किन हालातों में पूरी घटनाएं होती है उन सभी का इस वक्त जो है पूरी तरीके से एक जानकारी जो अध्यक्ष ने दी है। हालांकि आज का जो फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये भविष्य में तय करेगा कि किस प्रकार से शिवसेना के दोनों गुट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों भी पक्षों की तरफ से ये दलील दी गई है कि अगर फैसला कुछ अलग आता है तो ऐसे में उनके लिए दूसरा पर्याय मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी विकल्प खुला है जी। तो ऐसे में देखना होगा कि निर्णय आखिर विधानसभा के जो अध्यक्ष राहुल नार्वेकर वो क्या लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों भी पक्ष इस वक्त आमने सामने खड़े, जुबानी जंग इस वक्त दोनों भी जारी है। खास तौर पर हम अगर उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता है, उनके जो प्रवक्ता है, उनके बयान अगर हम कल से अगर देखें तो उन्होंने इस वक्त जो है जिस प्रकार से अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी उस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैच तो फिक्स है, इस प्रकार की टिप्पणियां उन्होंने की है। तो ऐसे में एक बॉडी लैंग्वेज अगर कहे हम उद्धव ठाकरे गुट की तो ऐसे शायद वो उन्होंने ये मान लिया है कि शायद ये फैसला जो है उनके पक्ष में नहीं आएगा। इस प्रकार से उनकी एक बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो शिवसेना गुट के जो विधायक और नेता भी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार से उनके पास मेजॉरिटी है, उनके पास आंकड़ा है, बहुमत है सदन का, और साथ ही साथ जो भी सबूत उनके पास थे वो भी उन्होंने अध्यक्ष के सामने रखे हैं। तो ऐसे में वो उनको इस प्रकार का विश्वास है कि ये जो फैसला है वो उनके हक में आ सकता है। इस प्रकार के बयान भी हमने देखे कि जो शिंदे गुट के नेता है उनकी तरफ से दिए गए हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि कुछ ही मिनटों में ये फैसला शुरू हो जाएगा। इसका जो पठन किया जाएगा कि क्या फैसला होगा उसका अनाउंसमेंट सबसे पहले अध्यक्ष यहाँ पर करेंगे और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है जी। खास तौर पर सेक्शन 10 की हम बात करते हैं, क्या उसमें प्रावधान है, उसको किस प्रकार से। ठीक है शिशिर, आप बने रहिए, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम जब फैसला आएगा तो उस पर भी क्या फैसला आया इसकी जानकारी भी अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पूर्वोत्तर राज्यों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर JP नड्डा का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। JP नड्डा असम भाजपा की कार्यकारिणी और कोर समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। JP नड्डा ने इस दौरान रोड शो भी किया।
इससे पहले जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। असम दौरे के बाद जेपी नड्डा गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश भाजपा की राज्य कार्यकारिणी बैठक और कोर समिति की बैठक में भाग लेंगे। उधर कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई है। पार्टी की विभिन्न इकाइयों के नेताओं ने बैठक में भाग लिया। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित बैठक में चर्चा मुख्य रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों को लेकर हुई। वहीं बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा जयराम रमेश, केसी वेणुगोपालन और दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता उपस्थित रहे। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली में गंभीर रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए नाकाफी चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर चिंता जताने के बाद दिल्ली भाजपा के विधायक अजय महावर ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। अजय महावर ने कहा कि दिल्ली सरकार का चिकित्सा बुनियादी जो ढांचा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बीते 9 सालों में गंभीर बीमारियों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सुविधाओं की उपलब्धता पर भी सवाल खड़े किए। पिछले 9 वर्षों में दिल्ली की सरकार इन गंभीर बीमारियों को लेकर कोई भी कदम नहीं उठा पाई। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ध्वस्त है। कितने बेड हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, किसी भी बात का जवाब दिल्ली सरकार के पास नहीं था। छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक सर्दी खांसी जुकाम खोल करके ये सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाहती है, जबकि रिक्वायरमेंट दिल्ली में आबादी के हिसाब से गंभीर बीमारियों के लिए बहुत बढ़ गई थी। दिल्ली सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि बुनियादी ढांचे बिल्कुल शून्य स्तर पर हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना वेंटिलेटर्स है, ना ही आईसीयू उपलब्ध है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। और ठीक 5 बजे हमारे सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव के साथ देखिए 5 की पंचायत। तब तक के लिए नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी।